हेलो गाइस, आज आपके लिए कौन नया वीडियो लेके। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि भाई गिफ्ट का टैक्सेशन कैसे होगा, वो अगर मिलता है तो उसकी टैक्सेबिलिटी कैसे देखनी है, वो एग्जेम्प्ट होगा या फिर नॉट टैक्सेबल होगा या टैक्सेबल होगा, कब टैक्सेबल होगा कब नहीं होगा, हम उसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। बट उसके पहले कहना चाहूँगा कि लास्ट कई वीडियो से थोड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, लोग मेरे ऊपर टाइम भी इन्वेस्ट कर रहे हैं अपना, और इन्फॉर्मेशन के ऊपर वो लोग टाइम इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, ना कि जस्ट खाली रिटर्न कैसे भरना है, ये कैसे करना है, वो कैसे करना है, प्रैक्टिकल मतलब खाली जो ये फाइलिंग के काम होता है उसके बजाय वो लोग इन्फॉर्मेशन भी देखना चाह रहे हैं कि भाई खुद से ही पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअली में हो क्या सकता है, और फिर एक प्रोफेशनल की भी एडवाइस दे रहे हैं। क्योंकि लास्ट कुछ 1 मंथ में काफ़ी ठीक ठाक लोगों ने हमारे साथ जुड़े हैं और अपना रिटर्न्स भरवाने के लिए या फिर कंसल्टेशन के लिए लोगों ने बुक किया है हमारे साथ। तो उसके लिए काफ़ी काफ़ी थैंक यू लोगों को। और मैं सिर्फ यही कहूँगा कि अब हम 1000 सब्सक्राइबर्स प्लस तो हो चुके हैं, बट अभी भी हमारा जो चैनल है वो मोनेटाइज नहीं हुआ है। लास्ट 3 साल की मेहनत है, अब थोड़ा बहुत रंग ला रही है इस साल में। तो मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रूर इस वीडियोस को ज़रा शेयर कीजिए लोगों के साथ, उनका वॉच टाइम थोड़ा इंक्रीज़ करवाइए मेरा, ताकि हमारा चैनल थोड़ा मोनेटाइज हो सके, हम उससे भी थोड़ा बहुत रेवेन्यू जनरेट कर सके। तो ये एक रिक्वेस्ट रहेगी आप लोगों के लिए। तो अब हम ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए आते हैं मेन वीडियो पे। पर उसके पहले कहना चाहूँगा, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। काफ़ी लोगों ने 1 to 4 ITR अपना भरना शुरू कर दिया। फॉर्म 16 काफ़ी लोगों को इशू हो चुके हैं, और भी कई चीज़ें जो जिन लोगों का 26 ईयर्स में TDS क्रेडिट आना था वो आ चुका है। तो अब मैं सिर्फ यही रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई जिनको भी रिटर्न भरना है, या सिर्फ रिटर्न नहीं भरना है, सिर्फ कंसल्टेशन चाहिए कि भाई मेरे को कोई ये जन बोल रहा है कि ऐसे रिटर्न भर दो, तो क्या मुझे भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए, इसको मैं कैसे दिखाऊं, उसके लिए आप कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं। अब आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, अपने घर से बाहर कोई कंसल्टेंट ढूंढने के लिए। विद इन 1 क्लिक आपका कंसल्टेशन बुक हो जाएगा। आपको विद इन 24 आवर्स हमारी तरफ से या हमारे कंसल्टेंट की तरफ से आपको मेल आ जाएगा। कई बार हो सकता है मेल शायद हमारा स्पैम में चले जाए, क्योंकि वेबसाइट्स के थ्रू आता है, तो वो लोग कई बार जीमेल वाले उस मेल को स्पैम में डाल देते हैं, ये सोचते हैं कि ये लोग ने एडवर्टीजमेंट के लिए भेजा है। तो वो भी आप चेक कीजिए कि स्पैम में तो नहीं जा रहा ना वो मेल। और आपको मेरे हिसाब से बेस्ट सर्विस हम देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हम लोग ने इंडिपेंडेंट जो प्रोफेशनल्स हैं, प्रैक्टिसिंग CAs हैं, उनके साथ टाई अप किया है, ताकि आपको बेस्ट प्रैक्टिकल सर्विस मिले, ना कि सिर्फ थियरी पे हमारे एम्प्लॉयज़। हमने किसी को भी CA को एज एन एम्प्लॉय नहीं रखा है। हमारे पास जो भी हम आपको प्रोफेशनल देंगे या कंसल्टेंट देंगे, वो आपको प्रैक्टिसिंग CAs ही मिलेंगे। तो उसकी आप टेंशन मत लीजिए, आपको सर्विस बेस्ट देने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो चलिए अब आते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मेन टॉपिक पे आज की वीडियो की। तो ये मेन टॉपिक है गिफ्ट के रिगार्डिंग, कि भाई अगर किसी को गिफ्ट मिलता है तो उसको टैक्सेबिलिटी उसकी कैसे होगी, उसको रिटर्न में कैसे शो करना है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो इसमें मैं इस बार थोड़ा ये डिस्क्लेमर दे दूँ कि ये गिफ्ट खाली जो मनी में फॉर्म में मिलता है गिफ्ट, उसके बारे में हम बात करेंगे। जो प्रॉपर्टी और मिलती है उसके बारे में हम बात नहीं करेंगे इस वीडियो में। अगर आपको उसके ऊपर भी वीडियो चाहिए, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, या इस वीडियो को लाइक कीजिए। उससे मैं समझ जाऊँगा कि हाँ भाई आपको ये टॉपिक अच्छा लगा। तो हम इसमें प्रॉपर्टी की भी बात करेंगे कि प्रॉपर्टी का गिफ्ट का टैक्सेशन कैसे होगा। तो अब हम देखते हैं, अगर 56 to 10 अब जो सेक्शन एप्लीकेबल होगा फॉर गिफ्ट, वो होगा 56 to 10। तो अगर हम उस पर जाएँ 56 to 10 पे, तो वो ये कहता है कि भाई इनकम कौन सी होगी। क्योंकि अगर आपको पता हो तो 56 सेक्शन इज़ फॉर इनकम। तो 56 to 10 भी बताएगा कि इनकम क्या होगा एक पर्सन का। तो वेर एनी पर्सन रिसीव्स इन एनी प्रीवियस ईयर फ्रॉम एनी पर्सन और पर्सन ऑन और आफ्टर फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल 2017 any sum of money without consideration the aggregate value of which exceeds 50,000 rupees, the whole of the aggregate value of such sum shall be the income of the SSC। मतलब कि भाई समझ लीजिए आपको कोई 10 लोगों ने 10-10 हज़ार रुपये दिए, तो हो गया 1 लाख रुपया। तो अब इंडिविजुअली भले ही आपको 50,000 से कम मिला है हर जन से, बट इन टोटलिटी वो 1 लाख हो चुका है, जो 50,000 से ज़्यादा है। इसलिए वो पूरा का पूरा 1 लाख टैक्सेबल होगा, क्योंकि इधर लिखा हुआ है कि द होल ऑफ द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ सच सम। मतलब पूरा 1 लाख रुपया टैक्सेबल हो जाएगा एज गिफ्ट। और कई लोग पूछते हैं कि भाई ये कौन सी रेट पे टैक्सेबल होगा। तो इसकी कोई स्पेशल रेट नहीं है गिफ्ट की, ये आपके नॉर्मल स्लैब रेट में जुड़ेगा। जिस स्लैब पे आप टैक्स होते हैं उसी स्लैब पे आपको इसके ऊपर भी टैक्स देना पड़ेगा। बट इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, वो हम देख लेते हैं कि प्रोवाइडेड दैट दिस क्लॉज शेल नॉट अप्लाई टू एनी सम ऑफ मनी और प्रॉपर्टी रिसीव्ड फ्रॉम एनी रिलेटिव। तो पहली बात तो अगर आपको किसी रिलेटिव से गिफ्ट मिल रहा है तो उसके ऊपर ये चीज़ नहीं लगेगी, टैक्स नहीं माना जाएगा उसको, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। सेकंड, और ऑन द ओकेजन ऑफ मैरिज ऑफ द इंडिविजुअल, मतलब अगर आपको मैरिज पे कोई गिफ्ट मिल रहे हैं
तो कई लोग करते कि दिखाते कि मैरिज पे हमको इतना कैश गिफ्ट मिला लोगों से, अब हमने तो कोई हिसाब रखा नहीं कि भाई किन किन लोगों से हमको मिला कितना कितना रुपया, बट ये हमको मैरिज में मिला है। बट वो एक नॉर्मल अमाउंट होना चाहिए, ऐसा नहीं हम बोल सकते कि भाई मेरे को 2 करोड़ रुपया कैश में मिला मैरिज पे, वो नहीं हो सकता। एक आप रीजनेबल अमाउंट बता सकते हैं कि ये हमको मैरिज में कैश में मिला है, तो वो हो सकता है आपका टैक्स फ्री। फिर और चीज़ें हैं कि भाई अंडर अ विल और बाय वे ऑफ इनहेरिटेंस। तो अगर आपको विल में या इनहेरिटेंस में कोई चीज़ मिली हो, मतलब भाई आपके कोई फोर फादर्स थे या आपके जो ग्रैंडफादर या ऐसा कोई था जिन्होंने आपको विल में अपने दे दी कि भाई इतना पैसा इसको मिलेगा मेरे पोते को, तो वो भी आपके लिए टैक्स फ्री हो जाएगा। फिर इसमें मैरिज लिखा है बट मैरिज एनिवर्सरी नहीं है, तो अगर आप 25वीं एनिवर्सरी की अपनी पार्टी रख रहे हैं और उसमें लोगों ने आके आपको लिफाफे दे दिए या आपको कैश में रिवॉर्ड गिफ्ट दे दिया, तो इसका मतलब वो आपका टैक्स फ्री नहीं होगा। और वो अगर 50,000 से ऊपर जा रहा है इन एग्रीगेट, तो आपको उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा एज पर लॉ। फिर है कि भाई अगर आपको कोई मनी रिसीव होता है फ्रॉम एनी लोकल अथॉरिटी एज डिफाइंड इन एक्सप्लेनेशन टू क्लॉज 20 ऑफ सेक्शन 10 फ्रॉम एनी फंड और इंस्टीट्यूट फाउंडेशन, ये सब काफ़ी स्पेसिफिक चीज़ें फ्रॉम और बाय एनी ट्रस्ट और इंस्टीट्यूशन रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12 और 12AA, ये सब चीज़ें होंगी तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। बट मेनली जो मेजॉरिटी लोगों को काम आता है वो वही था कि भाई रिलेटिव से अगर आपको कोई गिफ्ट मिल रहा है या मैरिज के ओकेजन पे अगर कोई आपको गिफ्ट मिल रहा है इन कैश, तो वो कितने भी अमाउंट का हो, वो भाई भले ही समझो 5 लाख का हो, बट अगर वो मिल रहा है तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। ठीक है। अब इसमें कई लोगों को क्वेश्चन ये आता है कि भाई चलो टैक्सेबल तो नहीं होगा, बट क्या हमको इसमें गिफ्ट डीड बनाने की ज़रूरत है? तो अगर मैं वैसे जाऊं कि लीगली क्या चीज़ है, तो कहीं पे भी कोई कंपल्जन नहीं दिया गया पूरे लॉ में कि आपको गिफ्ट डीड बनानी पड़ेगी तभी ये नॉट टैक्सेबल होगा। बट एज़ पर माई एक्सपीरियंस मैं कहूँगा कि आपको इसके अंदर गिफ्ट डीड बना के रखनी चाहिए। उसके अंदर डिटेल लिखें कि भाई किस मोड में आपको मिला था ये गिफ्ट, किस पर्सन ने आपको दिया था, उसका नाम पैन नंबर क्या है, ताकि फ्यूचर में कभी कोई पूछे कि भाई इतना बड़ा अमाउंट आपके पास कहाँ से आया, तो यू हैव द प्रूफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, क्योंकि एट द एंड ऑफ एवरीथिंग डॉक्यूमेंट्री एविडेंस इज़ द मेन थिंग। आपके पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए हर चीज़ का, तो ही आप उसको प्रूव कर पाएंगे। तो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ज़रूर रखें उस चीज़ का कि भाई मेरे को गिफ्ट मिला था, इस पर्सन से मिला था और ऐसे ऐसे चीज़ को मिला था। अब एक और क्वेश्चन लोगों का आता है कि भाई क्या हम कितने भी अमाउंट का कैश गिफ्ट ले पाएंगे या हमको चेक में ही लेना पड़ेगा गिफ्ट? तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप 2 लाख तक के अमाउंट का कैश गिफ्ट ले सकते हैं, बट अगर उससे ज़्यादा ले रहे हैं तो फिर उसको चेक में ही लीजिए, क्योंकि आप फंस सकते हैं। भले ही वो टैक्स फ्री रहेगा बट आप 269ST में फंस सकते हैं। 269ST में हर ट्रांजैक्शन को कवर कर लिया गया, उधर कोई गिफ्ट को छूट नहीं दी गई है। तो अगर आप 2 लाख से ऊपर कैश में ले रहे हैं तो पूरे के ऊपर 100% पेनल्टी लग जाएगा। तो कभी भी कैश गिफ्ट ना लें 2 लाख से ऊपर, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा। अब द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसके लिए लोग पूछते हैं कि भाई इसको रिटर्न में हम कहाँ दिखाएं, कैसे दिखाएं, क्या हम इसको एग्जाम्प्ट इनकम के अंदर दिखा दें? और कई लोग ये चीज़ करते भी हैं, इसको एनी अदर एग्जाम्प्ट इनकम का सेक्शन ऐसा कुछ चूज़ करके उसको एग्जाम्प्ट इनकम में दिखा देते हैं। बट मेरा एक्सपीरियंस और मेरा इंटरप्रिटेशन लॉ का ये है कि एग्जाम्प्ट इनकम में सिर्फ सेक्शन 10 आता है, जो सेक्शन 10 की चीज़ें हैं वो ही एग्जाम्प्ट इनकम है। तो ये एग्जाम्प्ट इनकम नहीं है, इसको इनकम से बाहर कर दिया गया है। मतलब ये आपकी एक कैपिटल रिसीट है विच इज़ नॉट टैक्सेबल। ठीक है, इसको कहीं भी आपको एग्जाम्प्ट इनकम में या कहीं भी अपने ITR में दिखाने की ज़रूरत ही नहीं है। इसको कहीं नहीं दिखाना, बिकॉज ये कैपिटल रिसीट है विच इज़ नॉट टैक्सेबल इन इनकम टैक्स। इट इज़ सिमिलर टू यू सेलिंग एन एग्रीकल्चर लैंड, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। जैसे आपका कोई कैपिटल एसेट ही नहीं है तो उसके अंदर आप बेच के कुछ भी कमाएं, उसको अपने ITR में दिखाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे ही सिमिलरली अगर आपको गिफ्ट रिसीव होता है तो वो भी एक कैपिटल नॉन टैक्सेबल रिसीट है, उसको आपको अपने रिटर्न में कहीं दिखाने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से। अगर आप खुद भी थोड़ा बहुत इसको लॉ को पढ़ें और समझें तो इसमें ये लोग 56 में क्या कर रहे हैं, 56 में कह रहे हैं कि कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी। उसमें उन्होंने हटा दिया कि भाई अगर आपको कोई रिलेटिव से मिलता है गिफ्ट तो वो टैक्सेबल नहीं, वो 56 में कवर नहीं होगा। और जब 56 में कवर नहीं हो रहा तो वो और कोई स्पेसिफिक सेक्शन में भी कवर नहीं हो सकता, बिकॉज 56 इज़ फॉर अदर सोर्सेज, जो रेसिड्यूअरी सेक्शन है। अगर रेसिड्यूअरी सेक्शन में भी कवर नहीं हो रहा और स्पेसिफिक में भी कवर नहीं हो रहा तो वो इनकम टैक्स के परव्यू के अंदर ही नहीं आ रहा, तो वो नॉट एग्जेम्प्ट रिसीट नहीं है। एग्जेम्प्ट कौन सी होती है? जिसको स्पेसिफिकली गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया हो। इसको एग्जेम्प्ट नहीं किया, इसको टैक्सेबल के परव्यू से बाहर निकाल दिया, इसको सेक्शन 10 के यूज़ करके एग्जेम्प्ट नहीं बताया गया है, इसको सीधा इनकम टैक्स के लॉ से ही बाहर कर दिया गया है, टैक्सेबिलिटी से ही बाहर कर दिया गया है। तो इसको आपको रिटर्न में कहीं भी बताने की ज़रूरत नहीं है मेरे हिसाब से।
आप भी इसके बारे में सोचिए। अगर आपका कोई और व्यू पॉइंट है तो नीचे कमेंट कीजिएगा इसके बारे में, या आपकी और भी या आपकी और भी कोई क्वेरी है तो उसके लिए भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं आराम से। आप मुझे डीएम कर सकते हैं, अगर आपकी और कोई इसके जनरल क्वेरी हो तो मुझे डीएम कीजिए। नहीं तो अगर आपको कोई स्पेसिफिक, या कई लोग क्या करते हैं चैट में पूछ लेते हैं उधर वेबसाइट पे आके कि भाई मेरे को ये स्पेसिफिक क्वेरी है, मेरे को इसके बारे में बताइए, तो मैं कहूँगा कि सर उधर जो हम आपको रिप्लाई कर रहे हैं, हमारी टीम में से कोई भी रिप्लाई करेगा, वो उतने एक्सपर्ट नहीं होंगे कि आपको उतना स्पेसिफिक आंसर दे सके। थोड़ा बहुत नॉलेज हमको भी है, हम उसके हिसाब से रिकमेंड करेंगे आपको, बट कोई भी उतना नॉलेजेबल नहीं होगा जो आपको एकदम पिन पॉइंट करके सही आंसर दे सके। वी वुड रिकमेंड उस चीज़ के लिए आप ज़रूर, अगर आप सीरियस है अपनी क्वेरी को लेके, तो ज़रूर एक कंसल्टेशन बुक कीजिए। हमारे जो एक्सपर्ट्स होंगे वो आपका ज़रूर मदद करेंगे उस चीज़ को लेके। तो बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसे कुछ और वीडियोज़ के लिए, और कमेंट कीजिए अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो, और शेयर कीजिए यार, थोड़ा वॉच टाइम बढ़ा दीजिए इस वीडियोज़ का। तो बस टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।